चलिए दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज कक्षा 5 का ईवीएस को समाप्त करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप लोगों को पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती होने वाली है बीपीएससी के थ्रू, जिसमें से आपका सिलेबस कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 का ईवीएस पूछा जाएगा। जिसमें से दोस्तों आपका कक्षा 3 और कक्षा 4 का ईवीएस को मैं समाप्त कर चुका हूँ। और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे वीडियो को कक्षा 3 और कक्षा 4 को आप देख सकते हैं। मैं कि एक ही वीडियो में समाप्त कर चुका हूँ। आज मैं कक्षा 5 का एक ही वीडियो में धुआं करने वाले हैं दोस्तों। यह कक्षा आपको पूरी तरह से एससीईआरटी और प्लस एनसीईआरटी पर कंटेंट पर आधारित है दोस्तों। पूरी तरह से एससीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। आप अगर यहाँ पर अच्छा कंटेंट है दोस्तों। यहाँ पर आप आए हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर उसको कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चलिए तो दोस्तों इसके कंटेंट पर आप इसके मेन कंटेंट पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके मेन कंटेंट पर चलते हैं। तो दोस्तों इसके मेन कंटेंट पर चला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यावरण और हम है। यहाँ पर पहला चैप्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है आपका पटना से नाथुला का यात्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से है, पहला चैप्टर है आपका पटना से नाथुला का यात्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कक्षा 5 का है। देखिए यहाँ पर क्लास 5 का दिया हुआ है। अगर पूछ लिया जाएगा कि नाथुला आपका कहाँ है तो आप कहाँ क्या बताएंगे, नाथुला आपका सिक्किम में है। कहाँ है दोस्तों, तो सिक्किम में है। नाथुला में क्या है, नाथुला में आपका दर्रा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला नाथुला दर्रा है, दूसरा जोजिला दर्रा है। यहाँ पर और इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी आपका गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों गंगटोक है। और यह समुद्र तल से कितनी ऊंची पर है, तो 6000 फीट की ऊंचाई पर आपका सिक्किम बसा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगला है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आपका कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका दार्जिलिंग सुंदर पर्वतीय स्थल है। यह दार्जिलिंग कहाँ है, तो चाय के बागान, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, अजाय बहार, लॉयड या बोटेनिकल गार्डन और जोजिकल यहाँ पर स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। यह आपका यहाँ पर कक्षा चैप्टर 1 में दिया गया है ये सारे चीज़। अगर पूछ लिया अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि टाइगर हिल कहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइगर हिल आपका यह पश्चिम बंगाल में है। और यह क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक ही बार डायरेक्ट से पूछ लिया जाता है कि टाइगर हिल कहाँ है दोस्तों, तो टाइगर हिल आपका पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। टाइगर हिल पर खड़े होकर बर्फ से ढकी कंचनजंगा की सतरंगी बदलती चोटियों देखना अद्भुत दृश्य होता है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिए अगला है कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कंचनजंगा कहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर अगला है याक, लंबे वालू पक्षी क्या है, याक होती है, ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा यहाँ याक कहाँ पाया जाता है, तो याक ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। सिक्किम में भी पाया जाता है, लद्दाख में भी पाया जाता है। और याक क्या है, लंबे वाले पशु होते हैं। याक से क्या बनाते हैं, उसके बालों से क्या होते हैं, स्वेटर सब ऊन प्राप्त करते हैं उनके बालों से। ये उसके यह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि याक आपको कहाँ मिलते हैं, यानी याक कहाँ पाया जाता है, तो यह ठंडी इलाकों में लद्दाख में पाया जाता है। यहाँ पर अगला देख सकते हैं हिमालय पर्वतारोहण संस्थान। अगला टॉपिक है दोस्तों हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो दार्जिलिंग में स्थित है। और यह कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आपको पूछ लिया जाएगा कि हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है, तो दार्जिलिंग में स्थित है। यहाँ पर अगर देखिए इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई है। एवरेस्ट की चढ़ाई की खुशी में के द्वारा आपका यहाँ पर एवरेस्ट की यह संस्थान है, जहाँ पर एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने के लिए यहाँ पर इसको ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर तेंजिंग नार्गे की मूर्ति लगाई है दोस्तों। यहाँ पर कहाँ पर, इसके तेंजिंग नार्गो पर यहाँ पर तेंजिंग नार्गो की मूर्ति लगाई गई है। तेंजिंग नार्गो 20 वर्ष की आयु में पर्वतारोही कार्य करते थे, यानी 20 वर्ष की आयु से ही तेंजिंग नार्गे की पर्वतारोही का काम करने का काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखिए अगला है इसका जन्म तिब्बत में हुआ था दोस्तों। किसका जन्म, तेंजिंग नार्गे का जन्म आपका तिब्बत में हुआ था और बचपन इसका नेपाल में बीता है। बाद में भारत की मूल निवासी बन गए थे। 1953 में तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी एक साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और तेंजिंग को सिरदार की उपाधि मिली थी। अगर पूछ दिया जाएगा दोस्तों किसको पर्वतारोहण पर चढ़ने के बाद सिरदार की उपाधि मिली थी, तो तेंजिंग नार्गो को सरदार की उपाधि मिली थी। कब मिली थी, तो
तेंजिंग नार्गो को सरदार की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी? तो यहाँ पर पर्वत पर चढ़ने के दौरान उपरांत इसको सरदार की उपाधि मिली थी। आखिर सिरदार क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं सिरदार क्या होता है। यहाँ पर पर्वतों पर चढ़ने में प्रांगत व्यक्तियों को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्वतों पर चढ़ने में प्रांगत व्यक्तियों को दार्जिलिंग में सिरदार कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट क्या है? यहाँ पर देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ से अगर पूछ लिया जाता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो यहाँ पर देखिए 8,848 मीटर है। दोस्तों कहीं कहीं एग्जाम में 8,850 मीटर दे दिया जाता है, कहीं 8,845 मीटर दे दिया जाता है, कहीं 8,845। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसा डील करेंगे? तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के थ्रू डील करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 8,848 है तो यही लेंगे दोस्तों, क्योंकि यही आपका एक्यूरेट एवरेस्ट की ऊंचाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला टॉपिक है गंगटोक। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ये तो अभी ये बता दिए है। यहाँ पर अभी ही हुआ है। यहाँ पर समुद्र से 6,000 फीट की ऊंचाई पर है। पहाड़ों के ढलानों को काटकर बसाया गया है। किसको बसाया गया है? तो गंगटोक को बसाया गया है। यहाँ पर रोड क्या है? महात्मा गांधी रोड। साफ सुथरा और फूलों से सुशोभित है। यहाँ पर रोड है, महात्मा गांधी रोड है। कहाँ? तो गंगटोक में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला सिक्किम है। यहाँ पर देखिए सिक्किम का यहाँ पर अगला टॉपिक है सिक्किम। यहाँ पर सिक्किम में मुख्य नदी कौन है? तो तीस्ता है। तीस्ता अगर पूछ लिया जाता है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है तो तीस्ता ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि तीस्ता किसकी सहायक नदी है तो यहाँ पर आप बता पाएंगे कि तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनजातियाँ, यहाँ पर सिक्किम की प्रमुख जनजातियाँ कौन है? तो लेप्चा, नेपाली और भोटिया। यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि भोटिया जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो भोटिया यह आपकी सिक्किम की जनजाति है। बौद्ध धर्म दर्शनीय स्थल कहाँ है? रूमटेक, मॉन्टेस्ट्री, करमापा है। यहाँ पर आप देखिए बौद्ध धर्म का दर्शनीय स्थल कहाँ है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह सिक्किम में है। रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा है, इसका नाम है। बौद्ध धर्म के यहाँ पर दर्शनीय स्थल है, वहाँ का इसका नाम है। क्या नाम है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रूमटेक मॉनेस्ट्री करमापा है। यहाँ पर आप देखिए अगला है नाथुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नाथुला का रास्ता प्राचीन काल में सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर पूछ लिया जाएगा किस सीमा का आपका रास्ता सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाथुला का रास्ता सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस मार्ग से चीनी यात्री विक्रमशिला, पाटपुत्रा, नालंदा और बोध गया आते थे। यहाँ पर इसी के रास्ते से आते थे। यहाँ पर आप देखिए अध्याय 2 है। यहाँ पर अध्याय 2 है। क्या है? अध्याय 2 है खेल। यहाँ पर आप देख सकते हैं खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो खो खो खेल में खिलाड़ी की संख्या 12 है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या तो 7 है। क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या तो 11 है। मार्शल आर्ट जोडो एक युद्ध कला है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मार्शल आर्ट जोडो क्या है? एक युद्ध कला है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? एक युद्ध कला है। इसे आत्मरक्षक हेतु सिखाया जाता है। इसे किस लिए सिखाया जाता है? तो आत्मरक्षक हेतु सिखाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए जैसे में है भारत में क्यों सिखाया जाता है? तो भारत में कुश्ती सिखाया जाता है। जापान में सुमो, सिख समुदाय को गतका, सिख समुदाय में गतका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिख समुदाय में तो दोस्तों गतका बोलते हैं। गतका एक मार्शल आर्ट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं गतका एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। गतका एक मार्शल आर्ट है जो सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिख धर्म को एक सैन्य रूप दिया गया था। उसी समय गतका का खेल खेला जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्तमान में गतका खेल बैसाखी और गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर खेला जाता है। वर्तमान में आपको पूछ लिया जाएगा कि गतका कहाँ खेला जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर आपका गतका खेला जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम द्वारा भी खेला जाता है। यह कौन सा गतका आपका हिंदू और मुस्लिमों द्वारा भी खेला जाता है। जैन धर्म के 24 के तीर्थकर कौन है? तो महावीर है। जैन धर्म के 24 के तीर्थकर कौन है? तो दोस्तों महावीर है। यहाँ पर मंदिर जमुई में सिकंदरा में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर है आपका अध्याय 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 3 आपका दिया गया है बीजों का बिखरना। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? बीजों का बिखरना, चटक कर बीजों का बिखरना। यहाँ पर पॉइंट है चटक कर बीजों का बिखरना। कुछ पौधे के फल या सूख कर
फटने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पौधे की जैसे फलियाँ सूख जाती है और फटने के बाद चटक कर बिखरने लगती है। जैसे आपका यहाँ पर आप देखिए सरसों, जैसे अगर सरसों का ऐसे रहता है सरसों, इसमें ऐसा देखिए बीज ऐसे भरा रहता है, बीज अगर यहाँ पर देखिए उसको सूखा रहता है तो अपने आप ये चटक जाता है और वह निकलने लगती है। जैसे सरसों का, हरसिंगा, गुल मेहंदी का, ये सब है क्या है, चटक कर बिखरने वाला बीज है दोस्तों। यहाँ पर आप देखते हैं हवा में उड़ने वाला बीज, आपका देख सकते हैं हवा में उड़ने वाला बीज कौन कौन है दोस्तों। यह हल्का फुल्का बीज होता है दोस्तों, जैसे कपास का बीज, जैसे कपास का बीज जिसे रुई प्राप्त होती है दोस्तों, उससे कपास की बीज जैसे यह हवा के द्वारा कहीं से कहीं चला जाता है। जैसे पानी में तैरने वाला बीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कमल एवं कुमुदिनी के बीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवरों की सवारी करने वाला बीज, यानी एक तरह से बोलो जानवरों की सवारी करने वाला बीज का मतलब हुआ जानवर लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि जब जानवर आते हैं तो उसके शरीर पर चिपक जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जानवरों की सवारी करने वाला बीज, क्योंकि उसके सिर पर सर पर यानी सिर जो उसके बॉडी पर है ना, उसको यानी ये बीज चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल जाते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं जानवरों की सवारी करने वाला बीज। कौन कौन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शरीर के चिपक कर चल जाते हैं। तो एक तरह से आपका जो भी आता है उसका चिपक कर एक आता है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों द्वारा बिखरने वाला बीज कौन है तो पीपल, बरगद, अमरूद पक्षियों द्वारा बिखर कर जाने वाला बीज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पक्षियों द्वारा बीज कैसे, अब पक्षियों के द्वारा कैसे जाते हैं तो क्योंकि देखिए अमरूद क्या कहते हैं, अमरूद आपका पक्षी खाते हैं और कहीं एक स्थान पर जैसे जाए और वह पक्षी टॉयलेट किए तो वह क्या हुआ तो कहीं पे ये यहाँ पर हो जाता है तो उसका वृक्ष हो जाता है, उसके बीज के द्वारा वृक्ष हो जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे मकान पर भी आपका पौधा हो जाता है, पेड़ जैसा उग जाता है, पीपल आपका देखेंगे कहीं कहीं मकान पे भी उग जाता है। क्योंकि वो चिड़िया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, क्योंकि चिड़िया भोजन करती है फलों का और या बरगद अमरूद का, या उसके जो है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल जाती है, क्योंकि दाना खाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। यहाँ पर अध्याय है 4 मेरा बगीचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बबूल और कैक्टस मरुभूमि में उगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा बबूल और कैक्टस कहाँ उगाते हैं तो मरुभूमि में उगते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्योंकि पानी की कमी होती है और बबूल और कैक्टस, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा तो उसमें कांटेदार वृक्ष होगी, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीय इलाका में आपकी कांटेदार वृक्ष पाया जाता है। हर्बेरियम, यह क्या है, हर्बेरियम एक वनस्पति संग्रहालय की तरह होता है। जैसे यह एक वनस्पति संग्रहालय क्या होता है, संग्रहालय जहाँ पर किसी चीज़ को सुरक्षित रखते हैं, दार्शनिक के लिए एक तरह से रखते हैं होते, जिसमें अनेक प्रकार के पेड़ पौधे को संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर अगला देख सकते हैं अध्याय 5 है ऐतिहासिक स्मारक। अगला अध्याय पर आगे हैं दोस्तों ऐतिहासिक स्मारक। ऐतिहासिक स्मारक में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पर आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय कौन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संसार का प्रथम आवासीय विद्यालय नालंदा है। इसे कुमार गुप्त द्वारा 5वीं सदी में स्थापित किया गया था। ऐसा पूछ लिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसके द्वारा बनाया गया था तो कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। कितने सदी में बनाया गया था तो 5वीं सदी में आपको कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 1000 छात्रों और 2000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा इसमें से 10,000 छात्र और 2000 से अधिक शिक्षक रहते थे। यहाँ जापान, कोरिया, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, तुर्की देशों के पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग आते थे। यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग यहाँ आकर पढ़े भी और यहाँ पर पढ़ाए भी। यहाँ पर पूछ लिया जाएगा चीनी यात्री कौन थे जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े भी थे और पढ़ाए भी थे तो ह्वेनसांग थे। यहाँ पर अगर पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों 12वीं सदी के अंत तक इसका अंत हो गया। दोस्तों किसका अंत हो गया तो 12वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया और 1199 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया। दोस्तों क्योंकि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया, जिससे इसमें पूरा विश्वविद्यालय जलकर खाक हो गया। इसमें 3 पुस्तकालय भी थी, जिसमें उसका पुस्तकालय भी, जिसमें बहुत सारे लिपि का पुस्तक था। इसमें ढेरों सारे लिपि का पुस्तक था जो जलकर राख हो गया। इस पुस्तकालय में
धर्मगंज कहलाते थे। इसके पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाते थे? इसके पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके पुस्तकालय क्षेत्र क्या कहलाते थे? धर्मगंज कहलाते थे। इस विश्वविद्यालय को एपीजे अब्दुल मार्गदर्शन में पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। दोस्तों यह काम चल रहा है और उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। यहाँ पर 3 पुस्तकालय थे। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या थे? 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर थे। इसमें 3 पुस्तकालय थे। कौन कौन? तो एक बार फिर देख ले, रत्नदधि थे, रत्नरंजक थे और तथा रत्न सागर थे। इसका पुस्तकालय का अगर पूछ लिया जाएगा, अगर 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से पूछ लिया जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन पुस्तकालय थे। अगर एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और 3 गलत दे दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर, इसके 3 पुस्तकालय थे। अगला है बिहार के स्मारक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के स्मारक में क्या है? मगध की राजधानी गिरिवर्ज है जो राजगीर में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थित है। अगर पूछ लिया जाएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो भागलपुर में स्थित है। महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोधगया में हुआ था। और किस नदी पर हुआ था? तो निरंजना नदी पर हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुआ था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया के निरंजना नदी पर हुआ था। निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्मस्थल कहाँ है? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्मस्थल वैशाली में है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु गोविंद सिख की कहाँ का है? तो पटना साहिब में इसका जन्मस्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोलघर कहाँ स्थित है? तो गोलघर आपका पटना में स्थित है। सूर्य देव मंदिर कहाँ है? दोस्तों तो औरंगाबाद में है। दोस्तों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सूर्य का देव मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। यहाँ पर जल मंदिर कहाँ है? तो जल मंदिर पावापुरी में है। दोस्तों कहाँ है? तो जल मंदिर पावापुरी में है। मलिक बया मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। दोस्तों मलिक बया का मकबरा कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कहाँ है? नंदनगढ़ में है, लौरिया में है, कोल्डुआ में है। यहाँ पर पूछ लिया जाए कि अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ कहाँ है? तो नंदनगढ़ में है, लौरिया में है, कोल्डुआ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप बनाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक द्वारा निर्मित मोतिहारी के केसरिया में विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा स्तूप बनाया गया है। अगला चैप्टर देख सकते हैं, अगर स्मारक की बात करें यहाँ पर वो समाप्त हो गया। अगला चैप्टर है आपका सिंचाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर आपका सिंचाई आ गया है। निश्चित अंतराल पर खेतों को विभिन्न साधनों के द्वारा उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। पूछ लिया जाएगा कि आपका सिंचाई, तो ऐसा सिंचाई पूछेगा ना, या ऐसा आपका देखिए परंपरागत रूप से लोग नदियाँ, तालाब एवं कुआं से सिंचाई करते हैं। आधुनिक सिंचाई किससे करते हैं? तो नलकूप से सिंचाई करते हैं, बोरिंग से करते हैं आधुनिक सिंचाई। ज़्यादा सिंचाई वाले पौधे कौन है? तो खरीफ। ज़्यादा सिंचाई, तो सिंचाई किसकी आवश्यकता होती है? ज़्यादा जल की आवश्यकता किसकी होती है? तो आपका खरीफ फसल के लिए आपका ज़्यादा वर्षा की यानी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। जैसे खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई आपको जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर से नवंबर तक में काट ली जाती है, तो वह खरीफ फसल कहलाता है। अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल आपका क्या है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक में की जाती है और जनवरी से फरवरी तक में आपको काट ली जाती है, वह आपका रबी फसल का साल आता है। एक जायद फसल होता है, जैसे जायद फसल में आपका यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इसके ट्रिक याद रखेंगे। इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे? खरीफ फसल के लिए ट्रिक याद रखेंगे। आपको आज को पूछ लिया जाएगा। आपको ये बहुत ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें पूछा जाता है क्वेश्चन। आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन खरीफ फसल है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक याद रखिए, क्या है कि धान खरी अम्मा बजाती है गन्ना। क्या करेंगे? इसके लिए ट्रिक याद करेंगे कि धान खरी अम्मा बजाती है गन्ना। जैसे धान से धान, यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर धा से धान, ख से क्या है? खरी, अ से क्या है? अ से आपका क्या है? अरहर, म से मक्का, ब से बाजरा, ज से यानी जौ से जय, त से तिल, यहाँ पर आप देखिए तिलहन, त से तिलहन, और आपका ग से गन्ना। यहाँ पर याद रखेंगे खरीफ फसल के लिए ट्रिक याद रखेंगे, धान खरी अम्मा बजाती है गन्ना। अब अगला चलेंगे,
अगला रबी फसल है। रबी फसल के लिए क्या याद रखेंगे ट्रिक, यहाँ पर सजग चमार। क्या रखेंगे, सजग चमार। आपका क्या बताए थे कि रबी फसल जिसकी बुआई अक्टूबर से नवंबर तक में की जाती है और जनवरी से फरवरी तक में काट ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। यहाँ पर इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे सजग चमार। स से सरसों, ज से जौ, ग से गेहूं, च से चना, म से मटर और र से राय। यहाँ पर इसको याद रखेंगे ट्रिक। ये अगर ट्रिक याद रहते हैं तो आपको यह आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं जायद फसल। एक है आपका जायद फसल जो गर्मी के दिनों में आपका उगाया जाता है। जैसे गर्मी में आपका जो उगाया जाता है उसी को जायद फसल कहा जाता है। गर्मी में कौन सा फसल उगाया जाता है, जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सारा आपका क्या है, जायद फसल का आपका उदाहरण है। अब चलिए, हमें ताजी भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चों को, ये बच्चों में बताते हैं क्योंकि कक्षा 7 में बताते हैं। जितना खाओ उतना पकाओ। अगला आपका अगला चैप्टर है 7वां, जितना खाओ उतना पकाओ। हमें हमेशा ताजी भोजन करना चाहिए, बासी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी खाना आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। बचे हुए भोजन को संरक्षण हेतु फ्रिज में रखना चाहिए। लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को संरक्षण हेतु उसमें नमी को क्या किया जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए। इसीलिए आप देख सकते हैं जब अचार को सुरक्षित करते हैं तो अचार को सुरक्षित रखने से पहले व्यायाम को सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें नमी को धूप में सुखाया जाता है ताकि उसमें नमी नहीं रहे और अचार सड़े नहीं। इसीलिए क्या कहते हैं कि उसको संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि संरक्षित करने का एक ही तरीका है कि आप उसमें से नमी को हटा देंगे, और नमी को जब हटा देंगे तो क्या करेंगे, वह जल्दी सड़ेगा नहीं। अचार, मुरब्बा जैसे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। उसको क्या करते हैं, नमी को हटाकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर है रॉस की जंग मलेरिया के संग। यानी रॉस क्या थे, एक मलेरिया वैज्ञानिक थे जो मलेरिया को खोज किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला पहला पॉइंट है, मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। आपको पूछ लिया जाएगा मलेरिया कैसा बीमारी है, तो संक्रामक बीमारी है दोस्तों, संक्रामक बीमारी है। यहाँ पर यह मच्छर के काटने से होती है। नूडाउटस आपको पूछ लिया जाएगा मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मलेरिया किस मच्छर को काटने से होता है, तो यहाँ पर आप देखिए मादा एनफिलीजो मच्छर से काटने से होता है। यहाँ पर आप देख लिए मादा एनफिलीजो मच्छर से काटने से होता है। कौन, मलेरिया रोग। अगर पूछ लिया जाएगा डेंगू किसके से होता है, तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ पर अगर कंफ्यूज नहीं होइएगा, मलेरिया रहेगा तो मादा एनफिलीज मच्छर होगा। अगर यहाँ पर अगर आपका डेंगू दे दिया जाए तो मादा एंडीज मच्छर के काटने से आपका होगा, ये आपका होता है। अगर चलिए रॉस के परिवारों से हम लोग मलेरिया से परिचित होते हैं। यहाँ पर जन्म, अगर रॉस का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ था। यहाँ पर देखिए इसका स्कूली शिक्षा कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में ही ये स्कूली शिक्षा हुआ था। मलेरिया के टीकों का खोज किया था कौन थे, तो रोनाल्ड रॉस। ये क्या किए थे, यह कहाँ स्कूली शिक्षा कहाँ प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में। और पूछ लिया जाएगा रोनाल्ड रॉस कहाँ के रहने वाले थे, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में के रहने वाले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि मलेरिया की दवा किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनाया जाता है मलेरिया की दवा। अगला चैप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है, तो मैंने नक्शा बनाया। अगला चैप्टर है आपका दोस्तों मैंने नक्शा बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के ले लेते हैं। बिहार में कुल जिला कितना है, 38 है। सबसे बड़ा जिला पूर्वी चंपारण है दोस्तों, सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार का पड़ोसी राज्य कौन है, झारखंड, यूपी, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। बिहार के पड़ोसी देश बोले तो नेपाल है। सिर्फ बिहार की बात करें, यहाँ पर देश की बात नहीं कर रहा है। क्षेत्रफल, बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर फैला है बिहार। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 92,25,751 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है ग्रामीण क्षेत्र आपका देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगरीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 10 ऐसे याद रखेंगे। मोबाइल अगर याद रखने का सबसे अच्छा ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे इसको याद रखने का देखिए कैसा ट्रिक है। इसको आप मोबाइल नंबर आपको सबको याद हो जाता है, तो अगर पूछ लिया जाएगा कि आपको बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 याद रख जाएगा, तो यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है।
आपको याद रख लिए। मोबाइल नंबर जैसे आपको याद रख लेना है। अगर नगरीय क्षेत्र के याद रखेंगे तो कैसे याद रखेंगे, 10, 55, 49 ऐसे याद रख लेंगे किलोमीटर स्क्वायर। अगर कुल आबादी पूछ लेंगे तो 10, 40, 99, 452 कैसे याद रख लेंगे, 10, 40, 99, 452। मोबाइल नंबर जैसे याद रख लेंगे, यानी 10 लाख यानी 10 करोड़ 40,99,452 कुल आबादी बिहार की आबादी है। जनसंख्या पूछ ले तो जनसंख्या कितना है, तो पूरे देश का जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 8.60% पूरा भारत में ही निवास करती है। यहाँ पर आप देख सकते तो बिहार की लिंगा अनुपात पूछ ले तो बिहार का लिंगा अनुपात की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 918 आपका प्रति, यानी लिंगा अनुपात की बात करें तो प्रति 1000 व्यक्ति पर पुरुषों की, प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की संख्या, यानी उसको बोलते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना है तो 918 है, यानी 1000 पुरुष पे यानी महिलाओं की संख्या 918 ही है। दोस्तों देखिए कितना है लिंगानुपात, बहुत कम है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर देखिए बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है, प्रमंडल की संख्या तो 9 है, कुल जिला आपको 38 है। और नया जिला पूछ लिया जाएगा, हाल ही में नया जिला कौन बना है तो अरवल नया जिला बना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमंडल की संख्या पूछे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुमंडल 101 है, प्रखंड 534 है। साक्षरता दर अगर कुल साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की कुल साक्षरता दर आपका 61.8% है। पुरुष साक्षरता दर क्या है 71.2% है। महिला की साक्षरता दर साक्षरता है 51.51। देखिए बिहार यानी सबसे पिछड़ा, साक्षरता में सबसे पिछड़ा क्या है तो बिहार है। अगला चैप्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी फसलें हमारी खान पान, यानी अगला चैप्टर अध्याय 10 पे आ गए हैं, हमारी फसलें हमारी खान पान। बरसात में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। सर्दी में लगाए जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं। गर्मी में लगाई जाने वाली फसल को ज़्यादा ये बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर भोजन और पदार्थ, यहाँ पर भोजन और पदार्थ की बात करें तो खार वरा दाल यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजाल में खाया जाता है। इडली डोसा दक्षिण भारत का भोजन है। दोस्तों पाव भाजी आपका मुंबई में खाया जाता है, बड़ा पाव मुंबई में खाया जाता है। लिट्टी चोखा बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। दोस्तों मछली चावल बंगाल का प्रिय भोजन है। अगर पूछ लिया जाएगा नारियल तेल में बनी मछली, आपको पूछ लिया जाएगा नारियल तेल में बनी मछली का आप कहाँ खाया जाता है तो गोवा में खाया जाता है। विभिन्न जिलों के यहाँ पर आप देख सकते हैं जिलों के नाम एवं प्रमुख फसलें, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में जिलों के नाम एवं प्रमुख फसलें कौन कौन है। वैशाली में सबसे ज़्यादा केला उगाया जाता है, भागलपुर में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है, लखीसराय जमुई में प्याज उगाया जाता है, मधेपुरा में चना उगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 11 में है जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। अगला चैप्टर है क्या है जंतु जगत सुरक्षा संरक्षण। जंगली जानवरों को सुरक्षा हेतु सरकार ने जंगल के विशेष स्थान को अभ्यारण्य कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंगलों को सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं, उसको जहाँ सुरक्षा करते हैं उसको अभ्यारण्य कहते हैं। बिहार में अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है, बेगूसराय में है। और पश्चिम चंपारण में कौन सा अभ्यारण्य है तो वाल्मीकि अभ्यारण्य है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि आपको पूछ लिया जाएगा वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों, तो वाल्मीकि अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में है। तेंदुआ और गुलाबी सिर वाला जंगलों से लगभग खत्म हो गया है। तेंदुआ और गुलाबी सील वाला क्या है जंगलों से लगभग खत्म होते ने कगार पर है। बिश्नोई जनजाति राजस्थान की एक जनजाति है। बिश्नोई जनजाति क्या है जो राजस्थान में क्या है पेड़ों से चिपक कर ये क्या है पेड़ों से बिश्नोई संप्रदाय क्या द्वारा पेड़ों से चिपक कर यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर खेजरली गांव है। यहाँ पर कुछ मैं उसका बता देता हूँ इसके बारे में विशेषता कि यहाँ पर जनजाति यहाँ पर एक राजस्थान की जनजाति है जनजाति है कौन है बिश्नोई जनजाति। इसी के जनजाति के द्वारा आपको खेजरली गांव में क्या कहते हैं तो यहाँ पर एक हरा भरा गांव है तो वहाँ पर पेड़ों से चिपक कर यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर करते हैं। हालांकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसका विस्तार से मैं बताऊंगा, अगला वीडियो में लेके आऊँगा तो इसका विस्तार से बनाऊंगा। बिश्नोई का अर्थ होता है बिश्नोई का अर्थ है 29 है। बिश्नोई यहाँ पर दिया है बिश्नोई जनजाति प्रकृति प्रेमी से होते हैं, यानी उसका क्या बताएं कि हरा भरा यानी प्रकृति से उसको ज़्यादा लगाव रहता है। किसको बिश्नोई संप्रदाय को ज़्यादा उसको लगाव रहता है। यहाँ पर यानी राजस्थान में क्या हुआ था वहाँ पर यहाँ पर पेड़ों की कटाई यहाँ पर क्योंकि हो रहा था तो वहाँ पर पेड़ से चिपक कर उसका क्या कर रहा था संरक्षण करके वहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय। इसीलिए राजस्थान के मरुस्थली इलाका में होते हुए भी यहाँ पर क्या है हरा भरा गाँव है दोस्तों खेजरली गाँव। खेजरली
खजरली गांव क्या है, इसीलिए क्योंकि वहां पर बिश्नोई संप्रदाय द्वारा संरक्षित किया गया था। पेड़ों पौधा के वहां पर प्रकृति की पूजा की जाती है और अपने बच्चों से ज्यादा हिफाजत पेड़ पौधों को रखा जाता है राजस्थान के खजरली गांव में। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लोग जंतुओं को शिकार नहीं करने देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते अध्याय 12 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 12 में क्या है दोस्तों, मान गए लोहा। क्या है अध्याय 12 में क्या है, मान गए लोहा। लोहा का मानना कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना है। विकलांग विश्व दिवस कब मनाया जाते हैं, विकलांग विश्व दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकलांग विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो विकलांग विश्व दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जल दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। इस प्रकार आपको क्या करेंगे, इस प्रकार आपको दिवस याद रख लेंगे क्योंकि दिवस से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आपका कक्षा 5 का EVS एक ही वीडियो में समाप्त हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।